बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक और नई सुबह में आप तमाम लोगों को कहती हूँ वेलकम। क्या हाल चाल है, क्या हाल हवाल है, कैसे हैं आप लोग? ज़रूर बताइएगा प्रोग्राम में लाइव कॉल्स करके कि कैसे गुजर रही हैं आप लोगों की सर्दियां। अच्छा सा मौसम जो है वो अब एंजॉय कर रहे हैं, ना सिर्फ कराची वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान वाले। और इसी मौसम के साथ आप एंजॉय करते हैं नई सुबह को। मंडे टिल फ्राइडे मॉर्निंग 10 to 12 होता है हमारा साथ। मज़ेदार से प्यारे प्यारे से गेस्ट होते हैं हमारे साथ जिनसे हम करते हैं ज़रा दिल की बातें, कुछ उनके करियर पर बातें करते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को पता है मेरा फॉर्मेट या नई सुबह का फॉर्मेट कि जब हमारे पास ज़्यादा अच्छे प्रेजेंटेबल, अच्छे मज़ेदार प्यारे वाले गेस्ट आते हैं तो फिर हमारा कभी कभी दिल कर जाता है कि यार चलो थोड़े से गेम्स वेम्स भी हो जाए। तो वो तो डिपेंड करता है हमारे अपने मूड पे। लेकिन आज ये जो इंट्रो मैं आप तमाम लोगों के सामने देने वाली हूँ, यानी कि जो मेरा और आपका ये जो टाइम है ना, इसमें हम अगर बात करें तो एक ऐसा टॉपिक है मेरे पास जिसको मैं जब स्टार्ट करूँगी तो यकीनन आप लोग कहेंगे भाई इसको समझना तो बहुत बड़ी बात है। यानी कि इसको समझना जो है ना वो किसी के बस का काम ही नहीं है। और वो बात क्या है? औरत की नफ्सियात। मतलब एक लड़की, एक औरत जो है उसकी मेंटालिटी क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या सोचती है, क्या समझती है। यकीनन बहुत सारे मर्द हजरात जो मुझे कैमरे के उस पार देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। नॉट 5 फिंगर्स आर इक्वल। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जहाँ कहीं आप लोगों को ये लगता है कि आप औरत की नफ्सियात नहीं समझ सकते, वहाँ पर देयर आर सो मैनी पीपल्स जो कि ये काम कर रहे हैं। उनकी माएँ उनसे खुश हैं, उनकी बेटियाँ उनसे खुश हैं, उनकी बहनें उनसे खुश हैं, उनकी बीवियाँ उनसे खुश हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि बड़ी बात होती है कि आप किसी औरत की नफ्सियात को समझें। अच्छा, आप लोगों को पता है मेरा एक पैटर्न या मेरी एक आदत पता है कि मैं जब भी कुछ पढ़ रही होती हूँ, कुछ ब्राउज़ कर रही होती हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है तो मैं फ़ौरन उसे अपने पास सेव कर लेती हूँ कि यार जब मैं सुबह लाइव आऊँगी आप तमाम लोगों के साथ तो मैं उस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूँगी, तो मैं यकीनन वो सारे पॉइंट्स शेयर करूँगी। तो इस हवाले से जो हम औरत की नफ्सियात की बात करें, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें। आई नो दैट बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन सही है यार, हर एक का अपना ओपिनियन है, हमारा भी अपना ओपिनियन है। और मेरे प्यारे प्यारे जितने व्यूअर्स हैं वो सभी हमेशा कहते हैं कि यार हमें आपकी बातें अच्छी लगती हैं, या हमें जो है वो आप जो भी स्टार्ट में जो मेरा और आपका टाइम होता है बेसिकली, क्योंकि इसके बाद तो हमें हमारे गेस्ट ज्वाइन करते हैं, तो ये अच्छा लगता है हमें इस पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करना अच्छा लगता है। तो आज भी हम इस टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं औरत की नफ्सियात के टॉपिक पर, कि हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो बीवी है, जो बेटी है या जो बहन है, उसके अंदर के ना बच्चे को हमेशा आपने ज़िंदा रखना है। यानी कि एक अपनी एक आदत होती है ना, एक बचकानी आदत। लेकिन आप लोगों को अगर ये लगता है कि ऐसा करने से आपके घर की जो औरतें, आपके घर की मतलब जो बच्चियां हैं वो हमेशा जो है कभी मैच्योर नहीं हो पाएंगी, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पर एक औरत को, एक लड़की को अपनी मैच्योरिटी दिखानी होती है, जहाँ पे उसको एक बड़ा बन के, एक शेल्टर बन के काम करना होता है, वहाँ पे वो करती है। और मैं हमेशा से कहती हूँ आप लोगों को कि औरत में बहुत बर्दाश्त रखी है अल्लाह पाक ने। सब्र का पैमाना जो है अपना औरत कभी लबरेज नहीं होने देती। लेकिन अगर वो लबरेज हो जाए तो परसों ही मैंने बात की इंट्रोडक्शन में कि फिर औरत को ऐसा होना चाहिए कि वो अगर उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, अगर वो हक और सच पर है और कोई बिला वजह उसके साथ जो है वो ज्यादती कर रहा है, बिला वजह उसके साथ कोई ऐसी हरकत और सकनात हो रही हैं जिसकी वजह से उसको जो है बहुत आजमाया जा रहा है, तो फिर उसे आ जाना चाहिए। वो कहते हैं ना वैम्पायर वाली औरत बन जाना चाहिए कि वो चीर फाड़ के खा जाए उन लोगों को जो लोग उसके किरदार पे बात करते हैं, या जो लोग जो है वो उसके लिए प्रोपेगेंडास करते हैं, या वो लोग जो उसके लिए बैट बाइटिंग करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। एक हद तक सारी चीज़ें बर्दाश्त होती हैं भाई, एक हद होती है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट को जब आप क्रॉस कर जाएंगे ना, अच्छा इसमें हमारे अपने लोग ही बहुत शामिल होते हैं भाई, हमारी अपनी फ्रेटर्निटी के लोग। लाइक मैं अगर काम कर रही हूँ तो ये जो लोग बैट बाइटिंग कर रहे होंगे, ये जो लोग लेग पुलिंग कर रहे होंगे, ये आपके अपने फिनोमेना के लोग होंगे जो आपके अपने सर्कल में काम करते हैं। बाहर वाले को क्या पता भाई कि आपके साथ जिंदगी में क्या गुजरा है, बाहर वाले को क्या पता कि आपके क्या नेचर है, आप किस तरह के हो। ये अपने ही लोग होते हैं जो हमेशा आप पे पीठ पीछे वार करते हैं। तो ऐसे अपने यानी दोस्त नुमा दुश्मन जो हैं उनसे हमेशा आप लोगों को बच के रहना चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करती हूँ ये बात कि अपने असल दोस्त और मुनाफिक में फ़र्क खुद पहचानिए। देखिए अपने आसपास के लोगों को कि आप में, आपके साथ, आपके फ्रेटर्निटी के, आपके सर्कल के जो लोग हैं, कहीं उनमें से कोई आपके लिए मुनाफिकत तो नहीं कर रहा, कहीं उसमें से कोई आपको मीठी छुरी बन के तो नहीं काट रहा। और अगर औरत की नफ्सियात जैसे अभी हमने बात की उस पर बात की जाए तो हम ये समझते हैं कि जो औरत को समझ ले वो औरत उसके लिए बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर कोई औरत को नहीं समझ पाता तो वो उसके लिए एक पहेली की मानंद हो जाती है।
जिससे आप कभी भी सुलझा ही नहीं पाएंगे। फिर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि यार क्या एक्सपेक्ट कर रही है, इसको क्या चाहिए, ये इसका मूड क्यों ऑफ है, इसको मूड स्विंग्स क्यों हो रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिर बड़ी प्रॉब्लम लगेंगी। लेकिन कभी अगर आपने थोड़ा टाइम निकाल के एक औरत को समझ लिया तो फिर आप लोगों के लिए ज़िंदगी की चीज़ें आसान हो जाएंगी। और वो मैं उन मर्द हज़रात की बात करूं जो ऐसा करते हैं, जो औरत की छोटी छोटी गलतियों पर ना बड़ा वबाल उठा लेते हैं, वो कहते हैं ना राय का पहाड़ बना लेते हैं। वो लोग यानी कि वो मर्द हज़रात जो औरत की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते, वो औरत की बड़ी खूबियों से कभी भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। अगर आप एक फ्रीडम नहीं देंगे अपने घर की बेटी को, अपने घर की बहन को, अपने घर की बीवी को, तो आप यकीन जानिए कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब छोटी छोटी गलतियों पे अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो फिर बड़ी बड़ी खूबियां कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। औरत का जो मैं समझती हूँ कि एक हकीकी मोहब्बत करने का तरीका है औरत से, वो ये कि आप उसको उसकी खामियों के समेत एक्सेप्ट करें। देखिए दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। तो हमेशा दूसरों को ब्लेम करने से पहले कि यार फलां बंदा मेरे साथ अच्छा नहीं है, ये मुझसे इस तरह से बात कर रही है, मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, उससे पहले आप अपने आप को तो देखें कि व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग। क्या आप उसके साथ सही हैं? क्या आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया? क्या आपने कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं की? तो मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने अपने घर की औरत को खुश रखना है तो छोटे छोटे स्टंग्स आपने थोड़ा बहुत जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन यार हैट्स ऑफ टू दोज पीपल्स जो बहुत बर्दाश्त कर रहे होते हैं। आई नो, आई एग्री विद दैट कि बहुत सारी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मैं समझती हूँ, मैं क्लियर वर्ड्स में कहती हूँ कि वो होती है नाशुक्री। उनको सब कुछ भी मिल जाए, उनके पास दुनिया की हर नेमत हो, लेकिन वो फिर भी कहेंगे कि यार हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब सुबह उठा करें, उठने के बाद सामने शीशा देखा करें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया। आप खा सकते हैं, बोल सकते हैं, पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, सो सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हज़ार उन लोगों से हम बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, जो ये तमाम तर नेमतों से महरूम हैं। तो जब अल्लाह पाक ने आपको एक मुकम्मल इंसान बनाया, एक मुकम्मल ज़िंदगी दी है, तो ज़िंदगी में दो चीज़ें शामिल कर लें कि जो मिल गया है उस पर शुक्र कर लें और जो नहीं मिला है उस पर सब्र कर लें। और फिर ये तो आप तमाम लोग जानते हैं कि जब इंसान सब्र करता है तो उसके बाद जब अल्लाह पाक उसे अता करता है तो वो बहुत कहानी लंबी हो जाती है। और अभी मैं समझती हूँ कि इस वक्त अब मैं जा रही हूँ ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक के बाद हमें कुछ बहुत प्यारे से गेस्ट ज्वाइन करने वाले हैं। वैसे तो नई सुबह में जितने भी गेस्ट शामिल होते हैं वो हमेशा से प्यारे होते हैं, या हमेशा से हमारी कोशिश ये होती है कि उन लोगों को बुलाया जाए जिन्हें आप देखना चाहते हैं या जिनकी करियर पर, जिनकी ज़िंदगी पर हम बात करना चाहते हैं। तो आज भी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हमारे साथ होंगी। आप तमाम लोगों ने क्या करना है, लाइव कॉल्स के जरिए शो का हिस्सा बनना है। हमारे आने वाले मेहमानों से बात भी कर सकते हैं आप, और आप वैसे भी शो में अपनी शमूलियत का इजहार कर सकते हैं कि भाई हाँ हम मौजूद हैं। जो मेरे रेगुलर कॉलर्स हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, जो डेली हमें कॉल करते हैं, वो लोग भी प्लीज़ ज़रूर शो का हिस्सा रहिएगा। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हमें ज्वाइन करेंगे गेस्ट। आपने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहना है। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम ब्रेक से वापस आते हैं तो वापस आने के बाद हमारे पास हमारे जितने भी प्यारे प्यारे से गेस्ट होते हैं वो मौजूद होते हैं नई सुबह के स्टूडियोज़ में। तो इस वक्त भी 4 बेहतरीन पर्सनालिटीज़ ने मुझे ज्वाइन किया है नई सुबह के स्टूडियो में। लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, आप लोग मुझे अब नए नए मतलब थोड़े से बेसिक टाइप के जो ड्रेसेस हैं उनमें आप लोग मुझे देख रहे होते हैं। तो अब क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा यार अब मैं वहाँ आ जाऊँ, उस डगर पर वापस आ जाऊँ जो बेसिकली एक्चुअली मैं पहनती हूँ जिस तरह के कपड़े, तो ये
ये जो वार्डरोब है आज का भी, और अभी कुछ दिन से आप देख रहे हैं मुझे जिस वार्डरोब में, तो ये वार्डरोब है हमारी वीनस फैमिली का नया नया हिस्सा बनी है निदा, उनका ब्रांड है जीज क्लॉथिंग के नाम से। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह के कुछ बेसिक ड्रेसेस और अच्छे ड्रेसेस, क्योंकि जो ड्रेस इस वक्त मैंने पहना हुआ है ये ब्लॉक प्रिंटिंग का ड्रेस है, और अगर इस तरह के कुछ कस्टमाइज ड्रेसेस आप लोग भी चाहते हैं कि आपके वार्डरोब में ऐड हो, तो आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं निदा से, जिनका ब्रांड है जीज क्लॉथिंग के नाम से। बैक टू द पवेलियन, बैक टू द शो। इंट्रोडक्शन का आगाज करते हैं। ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, वैसे भी मेरा जुमला बड़ा मशहूर है, हमारे गेस्ट भी आते हैं वो भी यही बोल रहे होते हैं कि भाई आपका शो देखते हैं तो आप हमेशा ये कहती हैं कि लेडीज ऑलवेज फर्स्ट, तो लेडीज से इंट्रोडक्शन का आगाज होना चाहिए। तो एक चीज़ है तो है, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हमेशा मैं यही बात कहती हूँ। लेकिन आज मेरे पास 3 खवातीन मौजूद हैं, और लेकिन मैं इंट्रोडक्शन यहाँ से इसलिए आगाज करती हूँ क्योंकि देखें आपके फ्रेटर्निटी के वो लोग जिन्होंने आपके साथ उस दौर में काम किया हो जब आप बिल्कुल मतलब आपका बिल्कुल स्टार्ट हो, और तब से लेके अब तक एक अच्छा बॉन्ड आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, तो जब वो लोग आपके शो में या आपके पास आते हैं ना, मतलब उनसे बात करने का, इस तरह से प्रॉपर उनके करियर पे बात करने का मौका मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, एक बहुत अच्छी कोलीग, जिन हमने बहुत सारा काम किया, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी मॉडल है, और आज नई सुबह का हिस्सा बनी है ऑन माय स्पेशल रिक्वेस्ट कि भाई आप यार मेरा शो चल रहा है तो मतलब मेरे अपने लोग नहीं आए तो क्या फायदा। तो इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया वेरी वर्सटाइल एक्ट्रेस एंड अ मॉडल उज़मा शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं ठीक ठाक, थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आने के लिए। एंड उज़मा के साथ ही एक और पर्सनैलिटी भी मौजूद है। देखिए जब मीडिया की बात हो रही थी तो फिर जर्नलिस्ट और जो जितने भी हमारे राइटर्स होते हैं उनका भी बड़ा एक अहम रोल होता है मीडिया में, और इनके बगैर जो है मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है। तो आज अभी इस वक्त स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं मीर उशाक अली मीरानी साहब, जो कि सीनियर मीडिया पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं और राइटर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का एहसान, आप ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, थैंक यू फॉर कमिंग। आ जाते हैं जी राइट हैंड साइड, मेरी प्यारी प्यारी जितनी बहनें मुझे देख रही हैं, हमेशा कोशिश होती है कि उनके लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसे लोग यहाँ बुलाए जाए जो उनको कुछ टिप्स भी दे सकें, ब्यूटी पे बात हो सके, कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स पे भी बात करेंगे आज हम कि किस तरह से हम हर्बल प्रोडक्ट्स को ज़िंदगी का हिस्सा बना के हम अपनी खूबसूरती को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ों को मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन पहले ज़रा बात कर ली जाए तो हमारे साथ एक ब्यूटिशियन मौजूद हैं, एक ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद हैं, ज़ेबा सादिक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो। कैसी हैं आप? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आने के लिए। और अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैंने बहुत सारे सवाल आपसे करने हैं। ज़ेबा के साथ ही एक और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बिजनेस वुमेन्स का इंट्रोडक्शन करवा रही होती हूँ जो कि एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, अपने बिजनेस कर रही होती हैं, और भले बहुत छोटे पैमाने पर करो या बहुत बड़े पैमाने पर करो, बिजनेस करना चाहिए आपको। कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जॉब जो है वो सिर्फ आपका खानदान चलाती है, लेकिन बिजनेस आपकी नस्लें पालता है। तो बिजनेस को आपको हमेशा से माइंड में रखना चाहिए, बिजनेस माइंड आपका होना चाहिए। तो मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि हर्बल प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, और मतलब बीइंग अ वर्किंग लेडी वो किस तरह से सारी चीज़ों को फेस कर रही हैं, आज इस पर उनसे बात करेंगे। मेरे साथ नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद है यास्मीन अरशद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेलकम टू माय शो। जी इंट्रोडक्शन मैं करवा चुकी हूँ। ऑडियंस आप लोगों का क्या काम है पता है, आप लोगों को लाइव कॉल्स के जरिए शो का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं और अपनी राय का भी इजहार कर सकते हैं। अगर आपने भी कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, कोई सवाल है, तो वो भी आप शो का हिस्सा बना सकते हैं। बातों का आगाज करते हैं। उज़मा क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? जिंदगी में बस यही ड्रामाबाजी चल रही है, और क्या चल सकता है। ये अच्छा जवाब, एक एक्ट्रेस इससे अच्छा जवाब नहीं दे सकती कि जिंदगी में क्या चल रहा है। उसमें कितने, मैं देखो ये हमें तो पता है आपस में, लेकिन ऑडियंस के लिए हम जरा पूछना चाहेंगे कितनी पुरानी है ये जर्नी, और ये हसीन इत्तेफाक जो एक्टिंग में आने का हुआ ये कैसे हुआ? काफ़ी टाइम हो गया, 8-10 साल हो गए तकरीबन मुझे इसी फील्ड में, लेकिन मैं ऑन एंड ऑफ करती हूँ, मतलब कंटिन्यू नहीं करती। अगर कर रही होती तो पता नहीं फिर आज कहाँ होती, पर मैं बीच में से गायब हो जाती हूँ। तो 8-10 साल पहले स्टार्ट हुआ। एक्चुअली शुरू हुआ बच्चों के एक शो से। आपकी तरह ही खूबसूरत होस्ट थी वहाँ जो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा मम्मा मुझे बैठना है शो में। तो उन्होंने कहा कि आप बच्चों के शो के लिए बहुत बड़ी है। तब मैं 15-16 साल की थी। उनका बच्चों के शो के लिए बहुत बड़ी है, तो तब से मन में था कि एक दिन मैं भी टीवी पे आऊंगी। होस्ट तो नहीं बन सकती क्योंकि मैं इतना नहीं बोल सकती, मैं सिर्फ एक्टिंग कर सकती हूँ, दूसरों के लिखे हुए जुमले बोल सकती हूँ, खुद से नहीं बोल सकती। तो इसलिए फिर मैं एक्टिंग की तरफ चली गई। लेकिन वो किया था बच्चों का प्रोग्राम? नहीं किया था? नहीं ना, रिजेक्शन हो गई थी, तो आपने सोचा रिजेक्शन को मैं किसी और चीज में कन्वर्ट करता। तो पहला कैरेक्टर क्या किया था, क्या कैरेक्टर मिला था? पहला कैरेक्टर एक मासूम सी लड़की का किया था, जो कि मैं शक्ल से लगती हूँ काफी मासूम लगती हूँ, क्योंकि राउंड फेस है ना, राउंड फेस का फायदा होता है, आप जितने भी चाहते रहो मासूम ही लगेंगे। तो मासूम सी लड़की का कैरेक्टर था, और काफी मतलब सही था, अच्छा था, कम डायलॉग से, क्योंकि अब नए नए आते हैं, आपको जिस तरह का काम मिलता है आप कर लेते हैं। और लेकिन अपने बहुत सारे किए हुए कैरेक्टर्स में से कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो उज़मा ने बहुत एंजॉय किया?
बहुत इन्जॉय किया यार, अभी तक वो नहीं मिला। तो फिर वो कब करना है, वो क्या कैरेक्टर है? वो मुझे एक मूवी बहुत पसंद है इंडिया की, नाम ले सकते हैं ना? ले लें चलो। हाँ, देवदास। तो मैं कभी पारो या चंद्रमुखी का कैरेक्टर करना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब वो अभी तक इस तरह का कोई कैरेक्टर किया नहीं है, नहीं, तो अब वो करना है वो करना चाहती हूँ, वो मैं एंजॉय करूंगी जब भी करूंगी वो। लेकिन मैं समझती हूँ जो भी हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, हर इंसान ही एक्टर है, हर कोई एक्टिंग ही कर रहा होता है, बस ये कि हम लोग जरा स्क्रीन पे चले गए, बाकी जिंदगी में लोग एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। मुशाक साहब, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? एज ए जर्नलिस्ट, एज ए राइटर काम कर रहे हैं आप, तो इस वक्त क्या गहमा गहमी है, क्या चीजें चल रही हैं? गर्मा गर्मी तो सियासी भी है, सहाफती भी है, और ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं मईशत की बड़ी जो तकलीफ है आवाम को, पब्लिक को, मजदूर को, हर बंदा इसको हम देख रहे हैं। लेकिन अब तो पॉलिटिक्स चल रही है, असेंबली है, पार्लियामेंट सारे फैसले कर रहे हैं, और पार्लियामेंट की मर्जी है कि आवाम को क्या देते या क्या नहीं देते। हमारा काम है लिखना, आवाम तक पहुंचाना। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे पास बड़ा मेजर ड्रॉबैक है। हमने पहले भी जर्नलिज्म पे शो किया, हमारे पास बड़े जर्नलिस्ट आए, तो हमने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि भाई हमारे पास मसला ये है कि हम बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो तस्दीक नहीं करते खबर की। ठीक है ना, अब वो कह देते, मतलब कुछ भी आपने लिख दिया, आपने उसकी तस्दीक ही नहीं की, लोगों में एक जो है वो फिनोमेना फैल गया, अरे जी ये चीज हो गई है। बाद में जब पता चलता है तो पता चलता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये तो जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बस लिख दिया था। तो ये जो मिर्च मसाला लगाते हैं जर्नलिस्ट, ये कब ऐसे क्यों करते हैं भाई? कि अवेयरनेस तो दें पहले लोगों को कि भाई खबर में सदाकत है भी या नहीं है। असल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे 27 साल के सफ़र में 98 से लेकर अब तक, जाहिर है उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी नहीं, प्रिंट मीडिया का भी वो अरूज था। ऐसा ही है। तो शहीद बेनजीर भुट्टो हमारा शहर नोडेरो है, मोहतरमा के साथ उठना बैठना था, तो पॉलिटिक्स वहीं से देखी। सहाफत बड़े अब यूके में जर्नलिस्ट हैं वो, उनसे हमने सीखा। सोशल मीडिया ये इसलिए मिर्च मसाला ये लगा रहे हैं कि उनको ये प्रोफेशनलिज्म का पता नहीं है। अगर ये पता होता कि हमें तस्दीक कैसे करनी है, किससे करनी है, नहीं, जैसे फॉरवर्ड हो गया व्हाट्सएप में तो किसी और ने भी फॉरवर्ड कर दिया। ये इनके लिए कोई तकरीबात नहीं है, कोई सेमिनार नहीं है, ना अखबार का मालिक करता है, ना टीवी के चैनल का मालिक करता है, ना कोई एनजीओ इतनी बड़ी बड़ी ह्यूमन राइट्स के बड़ी बड़ी दावा करते हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये हमारे इदारे, काफ़ी ऐसे नौजवान आते हैं, जाहिर है हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। आपकी चॉइस मीडिया पे आ गई, एंकर पर्सन हो गई, तो जाहिर है आपने प्रोफेशनलिज्म को पकड़ा होगा, तब आप यहाँ आके पहुंची होंगी। वरना नॉन प्रोफेशनलिज्म का प्रॉब्लम ये है कि उसको पता नहीं होता कि मुझे करना क्या है, लिखना क्या है, बोलना क्या है। आपका ये काम प्रोफेशनलिज्म हमारे पास नहीं है, इसीलिए कोई मिर्च मसाला जो आप नई सुबह में बता दिया आपने हाजरीन और नाजरीन को कि ये मिर्च मसाला सोशल मीडिया में आए हैं। मोबाइल आ गई, टच मोबाइल आ गई, जिसको थोड़ा चलाना आ गया, उन्होंने भी कहा कि आई एम जर्नलिस्ट, मैं सहाफ़ी हूँ। लेकिन ऐसे सहाफत का मतलब नहीं पता उनको। यस, एब्सोल्युटली। हमारा अब हम एमए सोशियोलॉजी किया, अब हमें पता नहीं था कि जर्नलिस्ट बनेंगे। हमें ये था कि बस एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाए और अपना घर चलाएं। लेकिन क्या पता कि हमें जो है एक देहात से, वैसे मेरी पैदाइश कश्ती में है, मैं कश्ती में पैदा हुआ, और मेरी उस जिंदगी से यहाँ तक तूफान, बारिशें, कश्ती में क्या जिंदगी होती है, ये जिंदगी है हमारी। और उस नई सुबह से लेकर आज तक मैं उसी नई सुबह को अपना ही समझता हूँ कि जो कश्ती की जिंदगी है, मैं समझता हूँ कि ना इतने बड़े बड़े शहरों में है, क्योंकि जहाँ आजिज़ी, प्यार, मोहब्बत, मेहमान नवाजी, जो चीज़ें शायद आपने कश्ती का सफ़र प्रोफेशनलिज्म के तौर पे नहीं किया होगा, लेकिन कश्ती का सफ़र बहुत अच्छा होता है। नहीं, हम कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही आपकी वाली बात कि प्रोफेशनलिज्म के तौर पे उस तरह से हमने कभी पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं होगा। ज़ेबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा आपकी तरफ भी आते हैं। एज अ ब्यूटिशियन, एज अ स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हैं। मैं समझती हूँ कि आजकल के दौर में ये सबसे बड़ा
जो है ना काम है कि लोग जो है वो ज़्यादातर अपने मतलब भरोसा कर लेते हैं ना लोग ब्यूटी एक्सपर्ट्स पे कि यार अगर हमारी स्किन ख़राब है या अगर हमारा मतलब हमें कोई मेकअप के लिए जाना है या हमें कोई टिप्स चाहिए तो वो लोग हमें टिप्स देंगे। आजकल के दौर के हिसाब से एक ऐसी बेसिक टिप स्टार्ट में मैं ज़रा फ़ायदे की बात कर लूँ, ऑडियंस बोलेगी कि सारे सब जो है ना कैरियर वगैरह पूछ लिया सारा कुछ, तो कोई ऐसी एक बेसिक टिप जो आप ऑडियंस को देना चाहें कि भाई मौसम ऐसा चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप अपना ऐसे ख्याल रखें अपने स्किन के हवाले से। आज तुम पहले से ज़्यादा बहुत खूबसूरत लग रही हो, औसम लग रही हो सबसे ज़्यादा। पहले मैं ये तुम्हें बोलूँगी और सेकंड में क्या हो गया अचानक और सेकंड में ये स्टार्ट करूँगी कि आप देखें सर्दियों विंटर में आप एलोवेरा यूज़ कीजिए, फ्रेश एलोवेरा, वेरी इंपॉर्टेंट। वो आप अपने फेस पे लगाएं। लोग क्लींजिंग करते हैं, क्लींजिंग ज़्यादा बेटर, एलोवेरा यूज़ करें आप। नेचुरल चीज़ें यूज़ करें ना। हाँ। नेचुरल चीज़ें तो हर्बल ज़्यादा बेटर है। अच्छा ये मुझे बताएं एक और चीज़ के हम कहते हैं कि आइसिंग बहुत ज़रूरी होती है फेस के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू द विंटर, तो विंटर में तो भाई यहाँ लोग नहाते नहीं है तो हम आइसिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन आप मॉर्निंग में ना लीजिए ना नाइट में लीजिए, आफ्टरनून में आप ले सकते हैं। आइसिंग आफ्टरनून में आप ले सकते हैं, उसमें इतनी आइसिंग आपको सर्दी नहीं लगेगी। वो आप ठंडा पानी या क्यूब्स लेके आप मैं तो करती हूँ, इससे स्किन बहुत हाइड्रेट रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये करके आप आइसिंग करके आप एलोवेरा लीजिए, आप वो जेल से मसाज करें, आप देखें आपको फेशियल की नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन फेशियल पे एक नीड है, वो तो इम्पोर्टेंट है, जाहिर है जैसे जैसे आपकी जैसे एज फर्स्ट बढ़ती आप रहती है। मेकअप लेंगे, आप मेकअप से पहले क्लींजिंग, आपको फेशियल, इट्स नेसेसरी है। अच्छा क्या एज होनी चाहिए एक मैक्सिमम, एक लड़की है अगर वो क्या एज है उसकी तो उसको फेशियल स्टार्ट कर देना चाहिए? आजकल तो लोग 12-13 साल की बच्चियां भी आती हैं क्लींजिंग करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारा कितना पॉल्यूशन है यहाँ पे, और कराची में खास तौर पे, नॉट इस्लामाबाद नॉट लाहौर, वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और अच्छे जी ग्रीनी है वहाँ पर। यहाँ पॉल्यूशन की वजह से आपकी स्किन छोटी बच्चियों की भी डल हो गई है। तो 15 to 12, 14 एज की बच्ची आती है, मैं क्लींजिंग करवाती हैं, फेशियल लेती हैं आकर। तो एज वैसे मेंशन इतना नहीं रख रही है, लेकिन आप जैसे समय आपका रिंकल्स आ रहे हैं 30, 27, 28 तक आप करवाना शुरू कर दें, करवा सकते हैं। यस। लेकिन खैर अभी तक मैंने तो आज तक कभी फेशियल नहीं लिया। हाँ, नीड भी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है तुम्हें नीड नहीं। लेकिन ऑल्दो आई एम नॉट अ स्किन पर्सन, मैं स्किन कोई रेमेडीज भी नहीं करती हूँ, ये बस अल्लाह पाक का एहसान है। कुछ होते हैं ना नेचुरल चीजें आपके पास होती हैं। यास्मीन बीइंग अ बिजनेस वुमेन, आप हर्बल प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रही हैं, पर सबसे पहले बताइए कि क्या क्या चीजें आप बना रही हैं, मतलब शैम्पू है, ऑयल है, क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले हमने जो स्टार्ट लिया था वो हमने हेयर कलर से लिया था, घर से हेयर कलर हमने बनाए थे, और उसमें 37 लाइक 40% जो है ना उसमें रिजल्ट अच्छा आया था। तो हमने फिर उससे थोड़ा सा टाइम के लिए हर्बल हेयर कलर। तो उसके बाद हमने शैम्पू पे वर्किंग की है। हम माशाल्लाह शैम्पू हमने खुद यूज़ किया पूरी फैमिली, उसके अलावा और भी मैंने उसमें मार्केटिंग की तो उस पर भी अच्छा रिजल्ट आया। हर्बल शैम्पू के साथ ऑयल, और लास्ट हमने जो भी जैसे कि मैडम ने बताया अभी ब्यूटी टिप्स के हवाले से, तो वही है कि घर बैठे क्रीम वगैरह फेस के लिए, स्किन के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है विंटर की वजह से भी कुछ, उसके अलावा बाहर आना जाना, सनलाइट बहुत प्रॉब्लम होती है स्किन के लिए, तो हमने घर में ही ये हर्बल प्रोडक्ट से स्टार्ट कर लिया। खुद भी आप लोग यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल, खुद अप्लाई, सबसे पहले खुद की है। शैम्पू भी ऑयल भी सबसे पहले अपने बालों पे किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे ही प्रॉब्लम थी हेयर फॉलिंग की। अच्छा। डैंड्रफ, हेयर फॉल, उसके अलावा ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। काफ़ी टाइम से काम के उसमें लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते अपने ऊपर, तो बस ये उनके लिए। बिल्कुल, और अच्छी बात है, आपको जितना आप हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे, जितना आप हर्बली मतलब चीज़ें, नेचुरल चीज़ें यूज़ करेंगे, उतना आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, बजाय इसके कि जो जितने केमिकल्स होते हैं, जितनी और चीज़ें होती हैं उनके बजाय। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ मैं ज़ेबा आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, वो ये, एक तो मैं ज़ेबा नहीं, मैं चाह रही हूँ मैं उनको ज़ेबा बाजी बोलूँ क्योंकि ज़ाहिर बड़ी हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो ज़ेबा बोल के बात कर लेते हैं, वो एक रिस्पेक्ट लेवल भी आ जाता है। तो अच्छा बात यह है कि हमारे यहाँ, जैसे मैंने अभी इनसे जर्नलिज्म के हवाले से बात की ना कि भाई लोग मिर्च मसाला लगा देते हैं, ऐसे ही माजरत के साथ भाई मैं बहुत सीधी बातें कर जाती हूँ, लोग बड़ा इस चीज़ को तल्ख ले लेते हैं। हमारे यहाँ ना हर गली के कोने पे ब्यूटी सैलून ओपन हुआ हुआ है, ऐसा ही है ना, और उनको पता ही नहीं है कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अब जो जाहिर है हमारे थोड़े से ऐसे लोग हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, तो उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है। वो क्या किया, उन्होंने आपको 4 क्रीम्स मिक्स करके और उन्होंने बता दिया ये तो जी हाइड्रा फेशियल का भी जो है ना वो कुछ है और हम आपको ऐसे कर देंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब कोई मैसेज दे दें कि भाई लोगों की स्किन के साथ ना खेलो? पहली बात मैं कहूँगी जो गली कूचों में खुले में छोटे छोटे पॉलर,
उसमें लोग दूर जाने से घबराते हैं कि दूर कौन जाए। हाँ, ठीक है, वो जो आसपास के लोग आएंगे, सोसाइटी के लोग ही आएंगे, लेकिन इट्स रॉन्ग। अगर आप ऑथेंटिक आपने सीखा हुआ है तो आप यूज करें, आप चीजें प्रॉपर देखें, फेशियल कौन सा कर रहे हैं। हाँ। वो लोग क्या करते हैं, आप जाते रूम में क्रीम्स ले आते हैं प्लेट में जाकर, लेकिन मेरे सैलून में ऐसा नहीं है। मेरे पास जो सामने प्रोडक्ट होता है वो यूज किया जाता है फेशियल के ऊपर। और अगर कोई क्लाइंट डिमांड कर ले इस चीज के कि यार आप Okay. प्लेट में या किसी चीज में लेकर आई हैं क्रीम, तो आई हैव टू सी, मुझे Okay. देखना है, तो वो मना कर देते हैं। नहीं तो शो करना चाहिए, है ना? मैं तो शो करती हूँ बिल्कुल, मैं बल्कि बॉटल सामने रखती हूँ, ये लगा रहे हैं आपके सामने, और शो करना चाहिए। और बेसिकली ज़्यादा मैं ईमानदारी के साथ काम नहीं होता यहाँ पे, ऐसा होना नहीं चाहिए। बस लेकिन क्या आपको कह ये, सकते लेकिन ये हैं। सोचना चाहिए ना लोगों को, यार आप बस, एक बंदा आप पे भरोसा करके आ रहा है, मैं आपके बिल्कुल, पास आऊंगी, मैं आपको बिल्कुल, बोलूँ कि आप मेरा बिल्कुल। फेशियल कर दें, मेरे बाल सेट कर दें, तो मैंने हाँ, आप पे भरोसा कर दिया। लेकिन ये कि आप उस भरोसे का नाजायज फायदा उठा हाँ रहे हैं। बिल्कुल, मुझे भरोसा आपका कायम भी रखना चाहिए, मुझे नहीं तोड़ना चाहिए। उसकी ये रीज़न है कि अगर मैं आपका भरोसा तोड़ दिया आज, आप नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगी मेरे पास, आप बोलेंगे मैं ज़ेबा के पास जाऊंगी नहीं, ऐसा ही बिकॉज है। कि ज़ेबा से प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे। अगर ब्यूटी की और हेयर की बात की जाए तो उज़मा बीइंग एन एक्ट्रेस, आप कितना स्किन का और मतलब अपना ख्याल रखती हैं? मैं इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि रात को सोने से पहले मैं लगा लूँ एलोवेरा जेल, जस्ट वही वाली बात हाँ। है। या फिर मैं वीक में एक दफ़ा हनी लगाती हूँ, हनी में लेमन डाल के थोड़ा सा ये उज़मा की सीक्रेट टिप्स हैं जो आप लोगों को पता चल रही हैं। लेकिन वो सिर्फ 15-20 मिनट, उसके बाद मैं वॉश कर देती हूँ, उसके बाद एलोवेरा जेल लगा के बस सो जाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती। और बालों के लिए मैं ऑयलिंग करती हूँ रेगुलर, मतलब नहाने से पहले लाजमी 2 घंटे 3 घंटे पहले मैंने तेल लगाना है, और वो मैंने खुद बनाया हुआ है और वही यूज़ करती हूँ। कि मेरे हेयर फॉल इतना था, मेरे बाल पूरे मतलब ख़त्म हो गए थे, तभी मैंने शॉर्ट कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैंने अपने लिए खुद ऑयल बनाया, अब उससे ये देखें, आपको दिख रही हो कि ग्रोथ हो रही है। तो अब मैंने खुद ऑयल बनाया, अब उससे ग्रोथ हो रही है, लेकिन मैं सेल बिल नहीं करती हूँ, वो बस अपने लिए। विंटर के अंदर ना आपके हेयर फॉलिंग भी होता है, बिकॉज मौसम आपका है वो ड्राई होता है, तो ब्लेंडर की वजह से आपके हेयर फॉलिंग भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपने ये सही कहा, वो हेयर आप करती हैं ऑयलिंग, इट्स वेरी बेटर। मैं भी यही ऑयलिंग कर रही है और वो भी डेली। अभी कह रही थी कि बड़ी बात है कि डेली ऑयल। और बहुत मुश्किल है रोज तेल लगाना। अक्सर तो मैं ऐसा करती हूँ, रात में लगा के सो जाती हूँ, सुबह मॉर्निंग में फिर उसको वॉश कर शायद आप देती हूँ। सोच रहे होंगे कहाँ फंस गया मैं आज। खूबसूरती की बात करनी चाहिए, हुस्न की बात करनी चाहिए, अखलाक, अदब, ये सब कुछ बहुत इस जरूर। और खूबसूरती फिर में हम लोग जिस शोबे से हमारा ताल्लुक है, और मैं समझती हूँ सिर्फ शोबे ताल्लुक होना जरूरी नहीं यार, अगर आप नॉर्मल हाउसवाइफ भी हैं तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए। मैं हमेशा से लोगों से कहती रहती हूँ कि भाई दिन के 10 मिनट क्या आप अपने लिए निकाल सकते, बल्कि बहुत सारे ऐसे मर्द हजरात भी होते हैं, एंड हैट्स ऑफ टू देम, जो कि अगर बेटा है तो वो अपनी माँ को सैलून लेकर जा रहा है, अगर भाई है तो वो अपनी बहन को सैलून लेकर जा रहा है, अगर शौहर है तो वो अपनी बीवी को सैलून लेकर जा रहा है। होते हैं दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं भाई तुम अपने आप को टाइम दो, जरा जाओ सैलून वेलून जाओ। ऐसा नहीं यार, हर मर्द बुरा होता है, आप सबको एक ही कैटेगरी में ना तोला करें। तो ये हम हमेशा से कहते थे ना, मर्द तो है ही जालिम, औरत तो है ही मजलूम, तो कहीं ना कहीं माज़ साहब भाई हमारी औरतें भी कहीं ना कहीं जालिम बन जाती हैं। अच्छा ज़ेबा से अगर बात की जाए तो अपने काम में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंजॉय करती है, मतलब खुद से फेशियल करना, आईब्रोज बनाना, हेयर कलरिंग करना? मुझे मेकअप बड़ा पसंद है, हाँ, सबको क्लाइंट के पसंद। फेस के ऊपर, और प्लस मेकअप करना हाँ अपने ऊपर बिल्कुल पसंद नहीं है। और बेसिकली और दूसरा ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो क्लाइंट मुझसे सेटिस्फाई होके जाता है वो दोबारा भी अल्हम्दुलिल्लाह आता है, और ऑलवेज आता है। मेरा क्लाइंट मेरा ही रहता है, तो अच्छी बात है ना कि आप। और बस मैं ट्रस्ट नहीं तोड़ती हूँ किसी का। आप किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ें, आप किसी के साथ ज्यादती ना करें। तब ये बहुत ज्यादती जरूरी करेंगे है। तो देखिए, आप मुझे, मैं आपको अगर नहीं देखूंगी, अल्लाह तो देख रहा है ना। फिर मैं, मेरे वालिदैन ने चीज़ सिखाई, एक हक हलाल का खाना और दूसरे ईमानदारी का काम। क्या बात है। जबकि हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसे ईमानदारी के काम चलते नहीं है, लेकिन ज़ेबा ने ये चीज़ नहीं सीखी। और मतलब इंसान कहता है ना कि इंसान इज्जत से खा ले भले कम खा ले, कम खा ले, मतलब ज्यादा की बिल्कुल, ख्वाहिश करना बुरा नहीं है, आप बिल्कुल ख्वाहिश बहुत करें, सेटिस्फाई हूँ लाइफ के अंदर, है ना, क्योंकि आप लॉट ऑफ सेटिस्फाई। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नमाज के बाद उठती हूँ 6 बजे, जॉगिंग, और एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गई हूँ। बिल्कुल बताइए। जिम, बहुत रनिंग करती हूँ, इतना रनिंग की तो पीछे लोगों को छोड़ देती हूँ, मैं आगे निकल आती हूँ। ये अक्सर शुरू से मेरी है, स्कूल लाइफ के अंदर ही ऐसा था। स्कूल में भी रेसिंग में जब भागना तो आगे सबसे निकलना, मतलब ख्वाहिश ये है कि हमेशा मैं जीतना चाहती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, औरत एक हाउस वाइफ नहीं है, औरत का भी अपना ही मकाम है। औरत एक बच्चा ही पैदा नहीं करती है, पूरी नस्लों को आगे लेके चलती है। क्या बात है, क्या बात है।
बिल्कुल ऐसा ही है। और आप मोटिवेशन है हमारी तमाम जो भी लेडीज देख रही हैं उनके लिए कि आप माशाल्लाह से खुद सैलून को के अंदर मेरा जिम भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 to 20 ईयर हो गए मुझे जिम भी करते हुए और सिखाते हुए भी, और प्लस योगा तो लाजमी करती हूँ। योगा नहीं करूँगी तो मैं सांस ही ले सकती हूँ। उसमें आप करती हैं एक्सरसाइजेस वगैरह? मैं बिल्कुल भी नहीं, पहले कभी करती थी, मैं बहुत अब बिल्कुल नहीं करती। तो हम ये भी कह देते हैं ना कि यार हमें टाइम नहीं मिलता। नहीं टाइम बहुत है, लेकिन मैं लेजी हूँ बहुत, खुद बोल हाँ मैं बहुत लेजी हूँ। मैं अगर मुझे ऑफ होता है शूट वगैरह से तो मैं पसंद करती हूँ कि मैं पूरा दिन सोती रहूँ, मुझे कोई ना उठाए। और घर वालों को पता है आज इसका ऑफ है, ये सो रही है, कोई शोर नहीं करता, कोई नहीं उठाता आके। अच्छा उज़्मा से अगर बात करें हम मतलब खाने पीने के मामले में तो फूडी हैं बहुत और मैं खाना बना भी लेती हूँ। अच्छी बात है यार। हम एक्ट्रेसेस को या हम होस्ट को लोगों ने वो दायरे में खड़ा किया हुआ था कि यार ये तो मीडिया पर्सन है, अच्छा ये तो घर के काम भी नहीं करती होगी, इसको तो खाना भी बनाना नहीं आता। मुझे घर के काम भी आते हैं, झाड़ू पोछा सब आता है, लड़की हमारी सुग्गड़ है भाई पर रिश्ता मत भेजना। लड़की हमारी सुग्गड़ है भाई। हाँ, काम मुझे सब आते हैं, बस मैं अपनी लेजीपन की वजह से ना करूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन कर लेती हूँ। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हमें टाइम ये शूट की वजह से तो बिल्कुल नहीं मिलता ना, वार्डरोब तो आप अपना सही कर ही नहीं पाते हैं। बैग में डाले कपड़े ले गए, फिर लाए, फेंक दिए, वो सोफे पे पड़े हैं, बेड पे पड़े हैं, तो इस चक्कर में काफी मैसी हो जाता है। चाहें भी कि भाई आप सलीके से रखें तो अचानक से आपको कोई पुराना सूट निकालना पड़े तो आप सब गिराने पड़ते हैं। और जो कंटिन्यूटी में फंस जाते हैं कपड़े वो तो फिर बर्बाद हो जाते हैं ना। अच्छा हम लोग जो है वो जब मतलब साथ काम भी किया और वैसे भी हमने देखा कि ये बड़ा मसला होता था कपड़ों का कि यार कैसे पहनेंगे, एक ही चैनल पे अगर 2 प्लेस चल रहे हैं हमारे तो रिपीट ना हो जाएं कपड़े, तो इसके लिए कोई ट्रिक थी, कोई टिप हाँ, थी? इसके लिए ट्रिक ये थी कि ब्लैक शलवार ब्लैक दुपट्टा, व्हाइट शलवार व्हाइट दुपट्टा, बीच में शर्टें चेंज करते रहो। लेकिन एक टाइम पे आके फिर सब वो हो गए थे कि यार बस कर दो, तुम लोग क्या ज्यादा एक्ट्रेस ने यही किया ना कि भाई अब बस कर दो, तो भाई अब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। अब गुड़ कम है तो फिर कपड़े भी व्हाइट और ब्लैक ही जाएंगे ना। वाह, ये बहुत ऑन पॉइंट बात की है वैसे उज़्मा ने, और ये यकीनन सारे लोग गुड़ का मतलब समझ रहे हैं हम क्या बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं यार, मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे भी काम किया है और हमें शनाख्त मिली है, जो काम हमने किया उससे बहुत शनाख्त मिली है। इवन दो मार्केट्स में जाना जो है वो ऐसा हो जाता था कि घर वाले बोलते थे भाई तुम लोगों के साथ मार्केट नहीं जा रहे हम, क्योंकि यहाँ हमारे शॉपिंग होती नहीं, तुम लोगों के फैंस मिल जाते हैं। और लोग चैनल के नाम से बुलाते थे, नाम से बुलाते थे, हमारे कैरेक्टर नेम नहीं पता होता था, बस चैनल का नाम कि आपको वहां देखा है। ऐसा ही होता था, बिल्कुल। बड़ी रिकग्नाइजेशन मिली है और ये मैं समझती हूँ हमारे लिए खुशकिस्मती है कि लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमें सुनना चाहते हैं, लोग हमें देखना चाहते हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारी जो है वो छोटे जैसे आपने बताया कि 12-13 साल की उम्र में लड़कियां आ जाती हैं, फेशियल करवा लेती हैं, लेकिन यहाँ भी अगर जैसे आप किसी को गाइड करें, क्लींजिंग पे आती है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ भी आप किसी को गाइड करें, आप उनसे कहें कि भाई अभी आपकी बेटी की एज छोटी है या कुछ भी है तो उसको ये वाला नहीं करवाएं, तो यहाँ थोड़ा अम्मा हमारी बुरा भी मान जाती हैं। हाँ, लेकिन मैं समझती हूँ मना करने की ज़रूरत नहीं है, करवाना चाहिए, बिकॉज स्किन बहुत डल हो जाती है। और मैंने वही बात पहले भी कही थी आपसे कि पोल्यूशन की वजह से बाहर निकलते बच्चे स्टडी करने निकलते हैं, कोचिंग में जाते हैं, या फिर क्लींजिंग करवाएंगे तो अच्छी फ्रेश स्किन हो जाती है। हम घर में भी कर सकते हैं वैसे, इसमें आपकी स्किन डल नहीं होगी। हाँ। जैसे हम कहते हैं कि आप वैक्स करवाएंगे तो आपकी स्किन कहते हैं ना लटक जाती है, नो इट्स अ रॉन्ग। हाँ, ये बड़ा लोग कहते हैं नो इट्स अ रॉन्ग। मैं कोई 8-10 साल से करवा रही हूँ वैक्स, कभी कुछ नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। एवरीबॉडी जो भी आती है मेरे पास खातून में बोलती है कि जी मैंने वैक्स नहीं करवा, लटक जाए, मैं इट्स अ रॉन्ग, ऐसा नहीं है। वो ये पता नहीं कौन या तो प्रॉपर टेक्निक्स नहीं पता लोगों को, ये नहीं पता ना उनको, कि भाई आपको किस तरह से पूरी वैक्सिंग करनी चाहिए, किस तरह से आपको जो है वो अपना जितनी भी ब्यूटी की चीजें उनको प्रॉपर। बिल्कुल सही है। वैसे मैं उज़्मा को देके बता रही हूँ, वैसे मैं कभी बताया नहीं, मैं खुद 8-10-20 साल मैं मॉडलिंग की फील्ड में रह चुकी हूँ, मैंने बहुत ड्रामेस में काम किया। अभी बात करते हैं इससे ब्रेक अभी जा रहे हैं ब्रेक में, बताना नहीं था, उज़्मा को देखे मैंने बताया। अभी हमारा एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, इसमें जरूर कंटिन्यू करते हैं, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और ये अचानक से ब्रेक से मैं वापस आती हूँ और मुस्कुराहटें मेरे चेहरों पे होती हैं। यकीनन आप लोग समझते हैं इस चीज़ को कि ये बेसिकली पर्क्स हैं, ये चंक्स हैं हमारे लाइव शो करने के, क्योंकि कभी कभी आपके कानों में कोई ऐसी आवाज़ आ जाती है कि आप बेसाख्ता अपनी हंसी को, अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाते। अच्छा, क्योंकि चूंकि हमारे चारों गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, ब्रेक पे जाने से पहले बड़े मज़े मज़े की बातें चल रही थी और एक इंकशाफ हुआ था हम पे कि भाई यहाँ से जो है लोग मॉडलिंग भी कर चुके हैं, एक्ट्रेस एज एक्ट्रेस भी काम कर चुके हैं, तो हम इस पर तो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे उशाक साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम सारी खवातीन ही लगे हुए थे आपस में, वो बेचारे चुप बैठे हुए थे। यहाँ पर एक और इंकशाफ भी हुआ है हम पे कि आप जानते हैं बहुत अच्छे से अली लाखो साहब को, वो हमारे एमसीआर में होते हैं और वो आपके दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, हमारे छोटे भाई हैं और छोटे भाई के लिए प्यार ही हो सकता है, मोहब्बत हो सकती है। उसको बड़े भाई के हिसाब से उसको गले लगाने के लिए उसको यही कर सकते हैं। अभी लगवाते हैं आप शो के बाद हम गले अच्छा, बेसिकली जब जर्नलिज्म की बात चल रही होती है उशाक साहब, या जब मीडिया की बात चल रही होती है, तो कहीं ना कहीं आपको बैकफायर्स भी मिलते हैं। लोग आपको बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार किसी ने आपके लिए लेग पुलिंग कर दी, किसी ने आपके लिए बैड बाइटिंग कर दी, गिबतें कर दी, प्रोपेगेंडे कर दिए। तो आपने भी ये सब मतलब आपको भी दरपेश आई हैं सारी? यस, बहुत सारी। ताहाल ये जिंदगी तक रहेंगी जब तक जिंदगी है, क्योंकि इंसान पॉजिटिव नेगेटिव है। ओवरऑल ये बात है। जर्नलिज्म हो, पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, भले आप क्यों ना हो, देखने वाले आपको भी देखते होंगे, कोई आपको बहुत विश करते होंगे, कोई आपसे नाराज भी होगा, कोई बहुत सारे हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इख्तिलाफात होते हैं, बहुत सारे इख्तिलाफात हैं। जाहिर है सच लिखोगे तो कड़वा लगेगा। वही बात है ना, जिससे सब राजी हो जाएं वो मुनाफिक है, क्योंकि वो जो है वो हकीकत बयान नहीं कर रहा है। राजी मेरी सहाफत में तो राजी 100 में से 80% तो राजी नहीं है। 20% ऐसे होंगे जिनकी सोच सच है, हाँ। ईमानदारी है, प्यार है, मोहब्बत है, और जिसका माइंड एक अच्छा ख्याल रखने वाला हो, हाँ। जिसको ये रिश्तों का पता हो कि ये मेरी माँ है, मैं इसकी खिदमत करने के लिए आया हूँ, ये मेरी वाइफ है, इसको मुझे साथ देना है, ये मेरी बहन है, इसका साथ देना है, ये मेरा दोस्त है, जैसे आपने अली भाई का नाम लिया, तो ये दोस्त खुश होते हैं और ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं। क्या बात है। और अगर जिसको मिले तो मजीद तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यही सवाल उस्मा मेरा आपसे भी है कि हम लोग भी जिस फील्ड में काम करते हैं यहाँ पर यही है कि बड़ा ड्रॉबैक है, लोग जो है वो हमें बैड बाइटिंग भी कर रहे होते हैं, लेग पुलिंग भी कर रहे होते हैं। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन रेगुलर एक कॉलर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, जवार हुसैन साहब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जवार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जवार साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा था। मेरी बिजली अभी आई है 10 मिनट पहले ना। अच्छा, लाइट अभी आई है आपके घर? लाइट नहीं थी ना। ठीक है, हमारे पास 4 लोग मौजूद हैं, जैसे होते हैं हमारे शो में, एक्ट्रेस भी हैं, साथ साथ ब्यूटिशियन भी हैं, साथ साथ मीडिया के लोग भी हैं। हाँ जी, तो जो ब्यूटिशियन बैठे हैं इससे जरा ये सवाल करना था। जी जी। वो बच्चों के मुंह पे ना, चेहरे पे सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं इस मौसम में आके। क्या बन जाते हैं? सफेद सफेद दाग पड़ जाते हैं ना चेहरे पे, सिर्फ चेहरे पे। ठीक है, मैं अभी पूछ लेती हूँ, अभी पूछ। अच्छा, तो ये जो सर बैठे हैं इनका क्या नाम है? उशाक अली। उशाक अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको सलाम कह रहे हैं जवार। वालेकुम सलाम। जवार साहब कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत सही है आपकी? खैर खैरियत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आपने जो बात की है ना कि 80% लोग नाराज रहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 99% नाराज रहते हैं। कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 99% नाराज रहते हैं लोग, आपने तो फिर भी 80 बोल दी। नहीं, अहमियत देनी है, जरूरी देनी है। जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर तनकीद करने वाला वो हमारा कोई दुश्मन हो। अगर कोई तनकीद करता है तो शायद हम उसको अगर पॉजिटिव ले लेंगे तो वो हमारे लिए इस्लाह भी हो सकती है। हाँ। नहीं, एक और छोटी सी जो मेरी है सोच कि अगर आप कामयाब हो जाएं तो आप कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, अगर हम नाकाम हो जाएं तो कहते हैं बस किस्मत में नहीं था, फिर किस्मत करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने किया है ये, मैं कामयाब हुआ, और अगर नाकाम हो जाते हैं तो हम कहते हैं यार किस्मत में नहीं था, शायद इसलिए नहीं मिला। ये दोनों ही चीजें जो है नाकाम अल्फाज हैं। वही चीज अच्छी है जिसमें आजिजी हो।
हम तो बस उसी तहजीब और सकाफत को अहमियत देते हैं बिल्कुल ऐसा ही जहाँ है। इज्जत और मोहब्बत हो, क्या और बात कुछ है, नहीं। क्या बात है। जवार साहब का एक सवाल है जो कि मुझे ज़ेबा से करना है जवार साहब, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में बच्चों की जल्द जैसे हमारी ड्राइनेस आ जाती है, खुश्की हो जाती है, तो वो खाल जो है वो वाइट हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, कोई डिजीज तो नहीं है उनको? नहीं, disease वो नहीं है। जिसकी वजह से स्किन उतर जाती है, वाइट स्किन आ जाती है? नहीं, वो डिजीज़ तो नहीं है, वो उन्होंने ये बोला कि सर्दी के मौसम में डिजीज़ होती तो फिर तो ज़ाहिर है वो। बस मैंने पहले ही आपको बताया कि एलोवेरा लीजिए आप, उसको आप काश करके उसे ग्राइंड कर लें, सही, और कोई अच्छे सा कोई लोशन ले लिया, वो मिक्स करके बच्चों को लगाएं फेस के ऊपर। खाली एलोवेरा लेकिन लगा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बड़े नहीं है वो, हाँ बच्चे 18 में नहीं है वो, तो अब ये लगाएं, ये हर्बल ज़्यादा बेटर है उनके लिए। एलोवेरा ही इस पे या, काम करेगा। ठीक है, एलोवेरा। आ जाते हैं जरा सवाल की तरफ जो मैं अजमा से करी थी कि भाई हमारे साथ भी बड़े ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक स्टिल ना ऐसा होता होगा, बैट बैटिंग करते हैं, कैरेक्टर पे बात कर रहे होते हैं, कभी कोई जो है वो किसी ना किसी काम पे बात कर रहे होते हैं, ऐसे लोगों को कैसे डील करती हैं अजमा? मैं तो इग्नोर करती हूँ, सबसे सिंपल यही है कि इग्नोर कर दो, उनकी बातें सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक्टिंग की फील्ड में नहीं, आम जिंदगी में भी आपके जो अपने करीबी दोस्त हैं, जो आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, वो लोग आपके पलटते ही आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। और आपको पता तो खैर चल ही जाता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बता देता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, दोस्ती को कैसे देखती हैं उस्मा? दोस्ती क्या है आपके लिए? दोस्ती कभी बहुत ज़्यादा मुझे लगता था कि इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्त, क्योंकि दोस्त हम खुद बनाते हैं। हाँ। माँ बाप, बहन भाई, वो तो सब अल्लाह ने हमें दे के भेजा है। बिल्कुल। दोस्त हम खुद बनाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको बहुत देखना चाहिए कि बहुत सारा मतलब बहुत लोग ना हो, कम लोग हों, अच्छे लोग हों। ये ना हो कि आपके पास 50 दोस्त हैं और काम के टाइम एक भी नहीं आपका फ़ोन क्या उठाता। बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात की। अगर मैं ये सवाल ज़ेबा आपसे करूं, दोस्ती को कैसे देखती हैं हम? दोस्ती में बहुत अच्छा रिश्ता समझती हूँ कि हमारे अपने खून के रिश्ते जो होते हैं वो तो अलग होते हैं, जैसे उस्मा ने बोला, लेकिन दोस्त अगर कोई अच्छा आज के दौर में आपको मिल जाए तो गनीमत एक अल्लाह का अतिया है आपके लिए, बेशक। अतिया। और मैं नहीं समझती कि आजकल दोस्त हैं आपके पीठ पीछे आपके लिए वो बुराइयां करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते कि हाँ उसने बोला है। हाँ, तो ये बिल्कुल मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि ऐसे रिश्तों को आप छोड़ दें, दोस्ती। लेकिन हमें लोगों को लेके भी आगे चलना है, हाँ। हम लोगों को छोड़ के नहीं चल सकते हैं, हम इस दौर में ही रहना है। तो मैं समझती हूँ आज के दौर में दोस्त नहीं है, नहीं है, दोस्त नहीं है, बिल्कुल आज के दौर में कोई फ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। सब अपने मतलब। बिल्कुल बिल्कुल सब अपने मतलब निकालते हैं और बस। यास्मीन, अगर बात की जाए हमारी बहुत सारी ख़वातीन हमें यकीनन इस वक्त देख रही होंगी जो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करना चाहती होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहती होंगी, उनको किस तरह से एडवाइस करेंगी कि आप क्योंकि बिजनेस वुमेन है, आप अपना बिजनेस भी कर रही हैं, तो क्या क्या चीज़ें वो करें ताकि वो कोई भी अच्छा बिजनेस स्टेप अप कर सकें? देखिए, जितने भी खवातीन जो घर में होती हैं, किसी ना किसी के पास, सबके पास कोई ना कोई हुनर होता है। बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा नहीं है कि कोई फारिग बैठा हुआ है, सबके पास कोई ना कोई हुनर है। मेरी सिस्टर हैं, माशाल्लाह कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ, आप घर से करना चाहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, पर्दे का बहुत ख्याल करती हैं, तो वो घर से कुकिंग करती हैं, सही, मच बेटर। अगर आपको स्टिचिंग के हवाले से काम आता है, बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो घर में सिलाई करती हैं, तो वो अपना काम घर से कर सकती हैं। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो बाहर जा नहीं सकती, किसी को इजाज़त नहीं है और कुछ अपने मन मार देती हैं कि हम जाना नहीं चाहते बाहर, तो वो घर से काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। छोटे छोटे बिजनेस, आजकल यूट्यूब बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, आर्ट एंड क्राफ्ट, उसके अलावा ब्यूटी टिप्स, बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत कुछ यूट्यूब से सीखा है। साबुन बनाना, उसके अलावा हेयर कलर, ये सारी चीज़ें हमने यूट्यूब से सीखी हैं। कुछ हमारी खानदानी है, हमारी दादी डॉक्टर थी, फिर मेरी वालदा माशाल्लाह हर्बल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से काम किया उन्होंने, तो कुछ उनसे मिला है, कुछ हमने यूट्यूब से किया है। तो मतलब सीखने की तो वैसे भी कोई उम्र नहीं होती, उम्र आप नहीं किसी होती, भी उम्र में बिल्कुल। सीख सकते हैं, पढ़ना और सीखना दोनों, कोई उम्र नहीं है, कोई करते उम्र जाओ। नहीं। सही बात है। अच्छा, उस्मा ने भी यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था या है? बिल्कुल है। ब्लॉगिंग चल रही है? ब्लॉगिंग अभी मैंने रोकी हुई है, और मैं एक्चुअली करी थी फूड पे ज़्यादा, फूड रिव्यू। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा ऑपरेट हुआ पित्ते का, तो मैंने खाना पीना थोड़ा बाहर का रोका हुआ है, तो इसलिए मैं अभी नई वीडियोस बना नहीं रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह विद इन वीक मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी। तो ये कौन मतलब ये कॉन्सेप्ट हो गया, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो एकदम से उन्होंने बोला कि अच्छा भाई चलो लेट्स गो विद द फ्लो, ट्रेंड के साथ चलते हैं, क्योंकि फ्यूचर है ना यूट्यूब। अब आपका देखें, जितने बड़े बड़े स्टार हैं,
यहाँ तक कि इंडिया के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी अब अपनी वीडियोस बना रहे हैं। फराह खान को तो जानती है ना, व्लॉग्स बना वो बना रही है अपनी कुकिंग की, बना रही है अपने वो मेड को लेके साथ। तो अब सब लोग कर रहे हैं यूट्यूब और अच्छी खासी अर्निंग है। आपकी स्टार्ट हुई अभी अर्निंग? मेरी नहीं बता दें हम नहीं, वरना मैं भी कहती ना मैं एक ऑल्टो ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ अगर स्टार्ट हुई होती। क्या बात है, लेकिन नहीं हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं यार। मतलब एक, लेकिन इस पे टाइम बहुत लगता है, मेहनत मांगता है। तो अभी मतलब अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो लोग स्विच करना चाहते हैं अपने आप को, सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, किस तरह के व्लॉग्स बनाने चाहिए, किस तरह से उनको यूट्यूबिंग करनी चाहिए? ज्यादातर तो मैंने देखा कि फैमिली व्लॉग चल रहा है, मैं अपनी फैमिली पे नहीं बना सकती। अब सबका अपना अपना होता है, मेरी फैमिली नहीं आना चाहती, तो मैं अपनी फैमिली व्लॉग नहीं बना सकती। लेकिन अभी जो चल रहा है वो फैमिली व्लॉगिंग है। सबसे ज्यादा लोग वो देखते हैं या फिर फूड देखते हैं कि कहाँ कौन सा रेस्टोरेंट खुला है, क्या रेट्स हैं, फूड कैसा है। लेकिन हाँ सॉरी बट ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं यूट्यूब पे, ज्यादातर फेक रिव्यू। हालांकि उन्हें वहां से पैसे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी अपनी वीडियो अच्छी दिखाने के लिए कि हम हर जगह जा रहे हैं और अच्छा फूड है, वो झूठ बोल देते हैं। क्योंकि तो कभी आपके साथ हुआ ऐसा कि आप गई किसी रेस्टोरेंट, अच्छा नहीं लगा खाना, आपने कहा यार अब वीडियो तो बनाने क्या करें, आप बोल देते हैं, और किसी ने वो वीडियो देख के उस रेस्टोरेंट पे पहुंचा? नहीं, ज्यादातर ये हुआ कि मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स की वीडियो बनाई जो नए नए खुले, और मैं जब 1-2 महीने बाद गई तो रेस्टोरेंट बंद, वहाँ ताले लगे हुए, वहाँ कोई और दुकान खुली हुई है। मैंने कहा यार ये क्या है। तो इस तरह बहुत ज्यादा होता है। फिर वो वीडियो रिमूव किया? नहीं ना, वीडियो है वीडियो है, लेकिन वहाँ पे अब रेस्टोरेंट नहीं है। वाह, वीडियो है लेकिन रेस्टोरेंट नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिंदगी में, बहुत सारे ऐसे होते हैं यादगार लम्हात जो कि कभी आप भूल नहीं सकते। कोई एक खास वाकया हुआ होता है इस तरह से। शाकिल अली साहब, अगर आपसे पूछा जाए जिंदगी का कोई यादगार लम्हा? देखिए, जिंदगी का यादगार लम्हा एक नहीं है। जो जिंदगी ऑल ओवर है, जो पुअर जिंदगी है, एक गरीबी में बड़ी तकलीफ होती है, दूसरा धोखा देने वाले से ज्यादा तकलीफ होती है। किस किस को आप याद रखेंगे? अब तो तकलीफ नहीं होती, अब तो धोखा देने वालों को आप बताओ कि तकलीफ होती क्या है। अब तो ये दौर आ गया है। देखिए, तकलीफ हर इंसान को है। आप किसी से भी पूछ लो, वो तकलीफ से भरा हुआ है। हाँ, ये तो है। कोई नहीं कहेगा कि हाँ मैं आबे जमजम हूं, कोई नहीं कहेगा। कराची के समंदर पे जाते हैं ना, तो सैकड़ों लोग नजर आते हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद वहां कोई उनको सुकून महसूस होता है समंदर की लहरों को देख के। तो ये दर्द है, ये दुख है, ये धोखा है, ये मुनाफकत है, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मेरी जिंदगी का यादगार लम्हा बहुत है। चलें, लेट्स नॉट गो ऑन दैट साइड। हम जरा जेबा की तरफ आते हैं, जेबा से बात करते हैं। इनको भी कुछ याद आ रहा है यकीनन, लेकिन हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं कि अगर जेबा सादिक ब्यूटिशियन नहीं होती तो क्या होती, मतलब एक्सपर्ट नहीं होती तो क्या होती? तो फिर मैं डॉक्टर होती। कौन सी, किस चीज की? मैं डॉक्टर होती, जनरल फिजिशियन? हाँ, वो होती। यहाँ वैसे भी आप डॉक्टर ही तो हैं। वैसे यहाँ स्पेशलाइजेशन होती, उसमें कोर्स किया होता। मेरे बेसिकली मदर का बहुत शौक था कि आप डॉक्टर बने। मैं डॉक्टर बना। अभी भी मेरे बच्चे या कोई फैमिली कोई बीमार भी होता है, सिर्फ उसको मेडिसिन देती हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। तो कहते हैं ज़ेबा तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनी? यानी कि अब हम हेल्थ वाले शो में जो है ना, वो डॉक्टर ज़ेबा को इनवाइट कर दें। और अभी भी मुझे कभी कभी बहुत शौक आता है कि मैं फिर दोबारा अपनी स्टडी करूँ। इसी के लिए मैंने खातून पाकिस्तान से ग्रेजुएशन किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ मैंने 2 ईयर का, और प्लस मतलब सब कुछ कर लिया यार, सब कुछ। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एन एम्पावर्ड वुमन। इसी बात पे एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
बार फिर से तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और मुझे यकीनन उम्मीद है कि ब्रेक पे जाने से पहले हम जिस तरह से बातें कर रहे थे, ब्रेक से वापस आने के बाद उसी तरह से बातों को हम कंटिन्यू भी करेंगे। और यकीनन आप लोग आज का शो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि लाइटली और पोलाइटली बातें चल रही हैं, ऐसा कोई हार्ड और स्पेसिफिक या कोई तल्ख बातें नहीं चल रही। हमेशा से कोशिश हम यही करते हैं, नई सुबह की पूरी टीम की कोशिश यही होती है कि जो भी गेस्ट बुलाए जाए उनसे ज़रा लाइवली तरीके से बात की जाए, या उनसे उनके करियर पे बात की जाए, उनसे उनकी ज़िंदगी पे बात की जाए। तो अगर बात की जाए, क्योंकि यास्मीन भी यहाँ मौजूद हैं एज अ बिजनेस वूमेन, वो हमें आज उन्होंने ज्वाइन किया है और बहुत सारा काम भी करेंगे, तो मुझे बताएं बिजनेस को, फैमिली को, सब चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? बहुत मुश्किल है। लेकिन करती कैसे मैनेज? आजकल जैसा कि आपने देखा फेक बहुत है, तो मैं भी ऐसे ही ड्रामा चल रहा है प्रॉपर ना। ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस से वापस आ रही हूँ, 2 घंटे फैमिली के, फिर वापस अपने काम पे, उसके अलावा फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर 2 घंटे फैमिली के, कंटिन्यू 2-2 घंटे करके अपने आपको टाइम देती हैं? नहीं मौका मिलता। ये एक्चुअली बेसिकली मेरा पूछने का मकसद ये था। तो फिर भाई अपने लिए भी तो टाइम निकालें। देखिए दूसरों के लिए आप माशाल्लाह से प्रोडक्ट्स बना रही हैं, ऑयल बना रही हैं, शैम्पूज बना रही हैं, हेयर कलर बना रही हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं टाइम? अपने आप को भी तो टाइम देना चाहिए ना। जब मेरे साथ ये हुआ कि मैं हेयर फॉल और डैंड्रफ ये ज़्यादा हो रहा था, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी अपनी स्किन, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझ पे ध्यान देने के लिए मेरी सिस्टर्स बैठी हुई हैं, प्रॉपर ध्यान देती हैं, मेरी ड्रेसिंग से लेके मेरा खाना पीना, मेरे हेयर ऑयल, अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे बालों में प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द आ रहा है, फ़ौरन से मालिश कर दी, तो फैमिली इतना कोऑपरेट कर देती है, तो मुझे नहीं लगता मुझे खुद से ध्यान देना पड़ता है। आपकी सिस्टर्स जो हैं उनके लिए बड़ी बात है ये कि वो आपका इतना कर रही हैं, वरना आजकल का जो दौर चल रहा है अपना सगा खून भी अपना नहीं है। बिल्कुल, ये एक रियलिटी है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वाकई वो फैमिलीज, वो भाई, वो बहनें जो अपने बहन को या भाई को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो अलग ही लोग हैं। मैं समझती हूँ इस दुनिया के हैं ही नहीं वो अलग ही लोग हैं जो कि इस दौर में भी ये सब सारे काम करें। उस्मा बीइंग अ पर्सन अगर देखा जाए, एक्टिंग में तो डिफरेंट कैरेक्टर्स में ढलना पड़ता है, लेकिन वैसे ही नॉर्मल जिंदगी में उस्मा कैसी है नेचर वाइज? मुझे लगता है थोड़ी सी फनी हूँ मैं हर सीरियस बात में भी ना कुछ अपनी तरफ से, मतलब उससे क्या कहते हैं वो आमद होती है ना आपको जुगते मारने वाली, तो मेरी जुगते चलती हैं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली पंजाबी है। मैं कराची में पली बड़ी हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, मैं मिक्स हूँ, मैं ना पंजाबी हूँ ना कराची वाली हूँ, मैं मिक्स हूँ, तो मेरी जुगते चलती हैं। कभी कभी वो आ जाता है दिमाग में, वो फनी वाला सीन आ जाता है, अक्सर आ जाता है। अच्छा, गुस्से की बात अगर की जाए तो उस्मा गुस्सा जल्दी आ जाता है या बहुत रेयर आता है? बहुत जल्दी मुझे हर छोटी बात पे गुस्सा आता है, लेकिन अब एज के साथ साथ मैं थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख गई हूँ। जब आप बिल्कुल 20s में होते हैं, स्टार्टिंग में 21, 22, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो एक जज्बाती मूड आपका ऑन हुआ होता है कि तो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हो, जबकि वो नॉर्मल आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते थे। कभी बैठे हो, कभी जैसे आप, वैसे तो ये बैठती नहीं है, बोलिए जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं सो जाती हूँ तो कभी जब फ्री टाइम में बैठो तो कभी याद आता है कि यार फलां टाइम पे ये गलती कर दी थी मैंने, इधर गुस्सा कर दिया था, ओवर रिएक्ट कर दिया था मैंने। अच्छा, पहले मैं ऐसी थी कि जब मैं लड़ रही होती थी ना, उस वक्त मुझे अक्सर बातें याद नहीं आती थी, बाद में याद आती थी, मैं कहती थी ओह शिट ये क्या किया मैंने, ये भी तो बातें तो बोलनी थी, ये क्यों नहीं बोली। फिर वो मैं शीशे के सामने खड़े होकर ना प्रैक्टिस करती थी, हाँ इस बार लड़ूंगी ना, ये बोलूंगी। फिर जब सामने रहती फिर भूल जाती थी फिर थोड़ी सी लड़ाई करके वापस। ज़ेबा, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बाय नेचर, बाय पर्सन, मतलब ज़ाहिर इतना बड़ा स्टाफ भी चला रही हैं साथ मिलके, फिर खुद भी चीज़ें कर रही होती हैं, तो क्या नेचर में शामिल है? गुस्सा जल्दी आ जाता है, देर से आता है, क्या होता है? हमें अपने अंदर बर्दाश्त लेके आनी चाहिए। जैसे आपने बताया गुस्सा आता है, हम बहुत सारे लोगों को खो देंगे इस तरह, अगर गुस्सा करेंगे हम उनको खो देंगे। जिनको खोना नहीं चाहते उनको खो दिया हमने सिर्फ गुस्से की वजह से। अब ऐसे ही हमारे रसूल पाक ने बोला है कि गुस्सा हराम है। बिल्कुल, आपको जब गुस्सा आए आप 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए, पानी का गिलास पी लीजिए। गुस्सा मुझे बहुत आता है, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को भूल के हमें साइड पे रख के चलना पड़ता है। ज़िंदगी में पहले मैंने बता चुके, चल नहीं सकेंगे हम गुस्सा लड़ाई करके सबसे कट ऑफ होके बैठ जाएंगे हम लोग। तो इसलिए अब मैं ये समझती हूँ कि गुस्से को दरगुजर कर दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और मुझे तो लोग कहते हैं मैं रूठली हूँ बहुत, लेकिन शाह अली साहब, अगर ये सवाल मैं आपसे करूँ, गुस्सा मुझे झूठ पे आता है, गुस्सा मुझे गलत बात पे ही आता है, गुस्सा गलत चीज़ नज़र भी आती है तो उसको मैं सहाफ़त के उस कलम में लिख लेते हैं कि ये गलत चीज़ है, इसको इस तरफ करो। गुस्सा हर इंसान के अंदर में है, ये नहीं है कि नहीं है। ज़ाहिर है जो शैतान की आदत मिली हुई है इस पूरी मिट्टी में, वो तो होगा, ये फितरी अमल है,
इसको आप वो नहीं कह सकते। हिदायत ज़रूर है, कुरान पाक में है, अल्लाह पाक का फरमान, माँ बाप का उन्होंने बड़ा सिखाया है, लेकिन आएगा गुस्सा आपको, लेकिन गुस्से में बड़ा नुकसान आ रहा है और मैं खुद उस गुस्से के नुकसान का जो है शिकार होता रहता हूँ। होते रहते हैं शिकार। जी हाँ, कोई शिकार। ऐसी शिकारी जो मतलब कुछ कर लिया हो आपने, कोई बड़ा नुकसान हो गया हो? अच्छे दोस्तों को यानी झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, मजाक में बोल देते हैं, उसमें ये चीज़ नुकसान में आ जाता हूँ मैं। ऐसा है, झूठ तो खैर मजाक में भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ। हम अक्सर वो करते थे ना, आजकल हमारा एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है प्रैंक करने का। क्या ये प्रैंक करते हैं किसी के साथ? अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी, मेरे आगे से गुजरी, वो किसी और मुल्क की वीडियो थी कि वो बाप बेटी सामने से आ रहे होते हैं और अचानक से कोई उनके साथ प्रैंक जी। करता है, और वो जो फादर है उसको सडन वहीं हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत हो जाती है। तो जी, यार आप जी, मतलब देखें, मतलब क्या बोले हम इस बात पे, कुछ भी नहीं कह सकते। तो गुस्सा इसलिए- नुकसान है, नहीं करना चाहिए। गुस्सा नुकसान है, नहीं करना चाहिए। गुस्से को प्यार से पियो, गुस्से को सब्र से, लेकिन सब्र का पैमाना आजकल के दौर में तो ये जो फूड की बात आपने कही थी, खाना पीना ऐसा आ गया है कि गुस्सा जल्दी में आ जाता है, दरवाजे पे आ जाता है, सामने आ जाता है, कोई हंस के भी मजाक करता है, गुस्सा आ जाता मुशाक है। साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनको गुस्सा आता है तो किसी ने अपना हाथ दीवार में मार दिया, किसी ने जो है वो ये पुराना है। ये देखो यहाँ से हंसी आई है। ऐसा होता था। हाँ, मैंने देखा है काफी। मेरे देखा है, किया है? नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, कोई निशान नहीं है, कोई निशान नहीं है। मैं तो देखिए, मैंने देखा है लोगों को ना, दोस्तों को देखा है, उनके जो रिलेशंस चल रहे होते हैं वहाँ देखा है अक्सर लोग हाथ काट रहे हैं और सर मार रहे हैं दीवार में। हाथ तो नहीं देखा मैंने मारते हुए, सर देखा है लोगों को। चलो, मैंने तो फिर भी हाथ की बात की, मैंने सर बता दी। और वो फिर फ्रेंड्स आपस में वीडियो शेयर करते हैं ना, ये देखो ये देखो, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये मैंने बहुत देखा है कि सर्वर मार के ना एक दूसरे को इमोशनल करते हैं कि भैया आप अगर ये बात नहीं हमारी मानोगे तो हम खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि नुकसान तो आपका हो रहा है ना, तकलीफ आपको हो रही है। अगला बंदा आपको बोले ठीक है भाई मैं ये कर लेता हूँ या नहीं करता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ही है, आप तो बिल्कुल खुद को ऐसा। नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे इजी तरीका है, जैसे इन्होंने बात की गुस्से को लेके, या तो आप इग्नोर करें, हाँ। और अगर इग्नोर नहीं कर सकते तो उस जगह से चले जाएं। इससे मतलब अच्छी बात है कि आपके रिश्ते नहीं खराब होंगे, या तो खामोशी इख्तियार कर लें, हाँ, और चले जाएं वहां से। क्योंकि अगर वहां आप रहेंगे तो आपके मन में बातें आती रहेंगी कि मैं इसको बोलूं बोलूं बोलूं। तो सबसे बेस्ट है, मेरा तो यही है, मैं तो चली जाती हूँ, 2 घंटे बाद आ जाती हूँ कि हाँ ठीक है, अब ठीक है सब। और मैं आके बिल्कुल नॉर्मली बात शुरू करती हूँ, जैसे कुछ भी पूछ लिया, खाना खाया नहीं खाया, जैसे कुछ हुआ नहीं। अगर मैं उसको ज्यादा वो करूंगी, ये जाके माफिया मांगू कि यार मुझे माफ कर दो, तो वो बात बढ़ जाएगी। तो उसको फिर वो बहस राइट छिड़ ले लो, जाएगी। हाँ, इतना राइट ले लो कि अगले को लगे कि भाई इसको गुस्सा आया ही नहीं था। ऐसा ही है। अच्छा, उसमें थिएटर भी किया है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं किया, लेकिन अगर कभी करवाया जाए आपसे? मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। हाँ, जो सच है, मैं डायलॉग अक्सर भूल जाती हूँ, बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे अक्सर होता है आर्टिस्ट के साथ कि वो ब्लैंक हो जाता है, सब याद किया होता है 2 घंटे लगा के, लेकिन जब कैमरा ऑन होता है या थिएटर में तो लाइव परफॉर्मेंस होती है, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। तो मुझे क्यू चाहिए होता है, और अगर अगला आर्टिस्ट मुझे वो प्रॉपर क्यू नहीं देता है तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। फिर मैं बोलती हूँ या तो एडी लाइंस बोल दे या कोई और, तो मैं थिएटर नहीं कर सकती। अच्छा, कोई ऐसे याद हो कि भाई बहुत ज्यादा रीटेक दे दी हो किसी वजह से? हाँ, बहुत ज़्यादा रीटेक्स तब हो जाती है जब नींद नहीं पूरी होती है। जैसे मैं रात भर जाग रही हूँ, किसी भी शूट पे हूँ और घर आई और सोने का टाइम नहीं मिला, 1 घंटा क्या 10 मिनट भी नहीं मिले, हाँ। और और मैं सडन वैसे दूसरी ही शूट पे जैसे जाना। पहले हम बहुत काम करते थे, तो मैं दूसरी शूट पे चली गई हूँ, मैं सो नहीं पाई, तो फिर चीज़ें भूलना इंसान शुरू होता है, फिर रीटेक रीटेक रीटेक। हालांकि वो बहुत ईजी जुमले होते हैं, बहुत। जब आप ऑन एयर देखते हैं आप बोलते हैं ये था, इसके लिए इंसल्ट हुई मेरी वहां पे। जाहिर है रीटेक एक इंसल्ट है आर्टिस्ट के लिए कि यार ऐसा ही है। आप क्यों नहीं कर पा रहे, आपका काम है, अब आपका डेली का जो काम है वो भी नहीं कर पा रहे हो। सही बात ये है, सिर्फ बिल्कुल। नींद की वजह से। आपको नींद प्रॉपर अपनी 8 घंटे करनी चाहिए। वो बहुत जरूरी है नींद, लेकिन अगर कभी समहाउ ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिलता तो फिर क्या करें? वो तो मजबूरी है मैं तो हमारी। सेट पे सो जाती हूँ। ये तो मैंने भी मैं भी किया है। हाँ, सेट पे सो जाती हूँ। भले 10 मिनट आप सो जाओ, आपकी मेमोरी ठीक हो जाती है, आप भूलना बंद कर देते हो, आप फ्रेश भी हो जाते हो। तो हाँ, वो एक पावर नैप होता है, अगर आपने वो ले लिया तो आप फौरन से जो है वो फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, अगर ज़ेबा से हम ये बात करें, नींद को ही कनेक्ट करें आपकी स्किन से, आपकी ब्यूटी से, आपकी हेल्थ से, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नींद कैसे प्रॉपर पूरी होनी चाहिए? नींद प्रॉपर आपको लेनी चाहिए, कम से कम 6 से 7 घंटे तक। इन केस अगर आप कह रही हैं जैसे कि shoots शूट पे वगैरह। वाकई बिजी होती हैं,
तो फिर तो वो एक अलग बात है, लेकिन जितना टाइम मिले सो जाया करो। मैं तो यही शूट पे करती हूँ, मैं तो करो। सो जाती हूँ। अच्छा, आपने भी माशाल्लाह बता दी थी आपके, आपने एज आई हैव अ एक्ट्रेस लॉट ऑफ स्टेमिना। मैं 3 to 4 डेज प्रॉपरली डे नाइट जाग सकती हूँ। 3 to 4 डेज प्रॉपरली मैं जाग सकती। मैं शूट में मैं नहीं कर सकती। कभी सेट पे नहीं सोई, और मेरी विस्डम बहुत अच्छी है। जब मैं 3 साल की तब से ही मुझे अभी तक वो बातें याद हैं। तो मैं क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भूल नहीं सकती अपनी चीज़ों को, अच्छे लम्हों को, अपने बुरे लम्हों को, जिसने दुख दिया, जिसने खुशी दी, सब मुझे याद है। मतलब आंखों में बसे में वो लोग, बसे में, सब बसे में सब। कभी सामने आ जाए तो यादें भी होंगे। आज इग्नोर कर देती हूँ, आप इग्नोर कर दें। हाँ। आप उसे मारें, चिल्लाएं, अपने आप को परेशान करेंगे, अपने आप को, जहन आपका खराब होगा, आपकी स्किन खराब होगी, आप इग्नोर कर दें, आप आगे बढ़ जाएं। देखिए हमारे फैमिली ने बताई थी कि बहुत सारे आप रास्ते में जाते कुत्ते भौंक रहे होते हैं। मैं रोज बोलती हूँ ये बात। ऐसा होता है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं। आप जाएंगे पास से तो आप कहेंगे आप काट लेंगे, नहीं, आप गुजर जाएं, कुत्ते भौंकते रहेंगे, आप साथ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको बैक जवाब देंगे या कुछ करेंगे, इशारा वो करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक और आपको काटेंगे, बाइट करेंगे आपको। तो आप अपना वर्क करें, आप कंसंट्रेशन इस पे रखिए, अपने जहन पे आपने करना क्या है। मुझे अपना टारगेट करना है कंप्लीट, तो मैं अपने टारगेट को लेके चलती हूँ, मुझे करना है, आई हैव टू डू माय टारगेट। तो मुझे करना है काम वो। इस तरह मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ कि तुम लोग को ऐसे ही करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज तक माशाल्लाह टॉप की लिस्ट में ही आ रहे हैं। क्या बात है। और मैंने भी जब भी स्टडी की अपनी, हमेशा टॉप पे ही रही हूँ। क्या बात हर चीज़ पे मैंने कहा कि मैंने ये पढ़ना है, ये सीखना है, वो मैं करती गई हूँ। मैं आगे जंग में चढ़ती गई हूँ। हम औरतों की या हम लड़कियों की, हम लेडीज़ की जंगी तो है ज़िंदगी, क्या है, नो डाउट। मर्द हैं, कितने आपको डरा के बिठा देंगे, आप डर जाएंगे। आपने डरना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है लाइफ में। हम डर जाएंगे, बैठ जाएंगे, और कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। आपने डरना है ना मरना है, आपने आगे बढ़ना है। औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो अपने पैरों पे लेकिन खड़ी मैं है। सबसे पहले बोलूँगी सबको ही, आप पॉजिटिव सोचें। हाँ, आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो चाहे वो इंसान आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, अल्लाह आपको देगा। क्या बात है। मेरा इस पे भरपूर पूरा, मैं उम्रा करके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन जाने कि मैं किस तरह गई, कैसे हुआ, आई डोंट नो। पूरा रमज़ान मुबारक वहाँ गुजार के आई माशाल्लाह, हूँ, माशाल्लाह। अल्लाह की इबादतें करके आई हूँ कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं मेरे साथ, आज वो हयात नहीं है, लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। ये तो हमारा है कि अगर पेरेंट्स हमारे साथ नहीं भी हैं, जिन लोगों के वालिदैन नहीं हैं, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को गरीब की रहमत करे, आमीन। उनकी दुआएं हमारे साथ और होती उनकी हैं। दुआएं हमेशा हमारे साथ, हमारे सर पर रहती हैं। अच्छा, यास्मीन से अगर बात की जाए, आगे फ्यूचर क्या प्लान्स हैं और क्या क्या चीज़ें हर्बल है जो हम मार्केट में देखने वाले हैं आपकी तरफ से? लाइक शैम्पू तो आ गया, ऑयल भी आ गया, हेयर कलर भी आ गया, कुछ और कुछ नया सोचा है कुछ बनाने का? अभी तक नहीं सोचा, या तो उसी पे लेकिन वर्किंग मजीद करनी है? उस पे फिलहाल तो उसी पे वर्किंग मजीद करनी है, अभी तो स्टार्टेड है। अभी तो जाहिर सी बात है। अच्छा, एक होता है ना कि हमारे पास एक हर्बलिस्ट आई थी पहले, उन्होंने हमें ये बात बताई थी कि भाई हम ये तो यूज़ कर लेते हैं कि भाई हम ये ऑयल यूज़ करें, ये ऑयल यूज़ करें, लेकिन दर हकीकत हमें पता ही नहीं होता कि ऑयलिंग करने का तरीकाकार क्या होता है। बिल्कुल तो मैं ऐसा चाहूंगी ही जरा है। इस पे भी हम आपसे बात करें, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं। देखिए बहुत से लोग होते हैं कि जल्दी में ऑयल लिया, हाथों से ऐसे हल्की सी मसाज की और साइड पे रख दिया, देन चुटिया बांध ली और चले गए। पर ऐसा नहीं है, रूट्स में लगाना ज़रूरी होता है। आप ऑयलिंग कर रहे किस लिए होते हैं कि आपके रूट्स में जाए, आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। ऑयल की वजह से ग्रोथ ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो अगर आप वही नहीं करेंगे ठीक से तो बेकार है ऑयलिंग करना भी आपके लिए। मतलब आपको ज़्यादा रूट्स में ही जी, लगाना जड़ों में ऑयलिंग करें अच्छे से, स्पेशली बालों के जो नीचे, हमारे नीचे से बहुत ज़्यादा बाल खराब हो जाते हैं, ये दो में बिल्कुल ends जो होते हैं। जी। तो आप इस पे अच्छे से जो है ना ऑयल लगाएं, बहुत बेहतरीन होता है कि आप ऑयल लगाने के बाद चुटिया बांध लें टाइट करके। अच्छा, ये क्यों है, ये कॉन्सेप्ट क्यों है भाई? आज इसका जवाब दो। हमारी अम्माएं भी कहती हैं कि क्या नाम है ना, जब बालों में तेल लगाओ तो उसके फौरन बाद टाइट से बाल चुटिया बांध दो, क्या क्यों है? अगर मैं अपनी वालदा का कहूँ तो वो ये कहती हैं कि चुटिया बांधने से जो है ना आपके बाल स्ट्रांग होते हैं टाइट करके, और जब आपके बालों की न्यू ग्रोथ हो रही होती है, स्पेशली जब ग्रोथ हो रही होती है, तो वो ज़ाहिर सी बात है खिंचे भी होते हैं। वो और मजबूत बाल निकल रहे होते हैं जितने आप टाइटली उसे चुटिया को करके रखेंगे अपने। मैंने मेरी सिस्टर ने हमें बताया था, मुझे नहीं पता ये बात सच है कि नहीं है, तो उन्होंने एक दरख्त, बरकत के दरख्त की बात हुई थी, तो उनपे वो आपने देखा पुराने जमाने की वो लटकी भी होती हैं, तो कहती हैं ऑयल में पका के अगर कि आपने अपने बालों में लगाना है तो रात में चुटिया बांध के रखनी है, और अगर आपने चुटिया खोलनी है तो रात में ही वो बाल जो है ना बल्कि आपकी ही गर्दन में आपको जो है ना मार देंगे। ये काफी पुरानी और बहुत ही मतलब काफी खासी पुरानी बात है, तो मैंने भी इसे सुनी है।
तो मैं ऐसे ही नहीं, हम आज अभी मुझे तो खैर अभी आपके मुंह से आपने पता भी अभी चल सुनी, मैंने भी कुछ टाइम पहले ही सुनी है। विंटर में ना ऑयल को गर्म करके लगाएं आप, गया। सही बेटर। वो जैसे आप ठंडा लगा दे, ऑयल बॉटल ली आपने लगा ली, ऐसे ना करें आप पहले से माइक्रो में थोड़ा गर्म करें। मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं ऐसे ही करवाती हूँ। सही। उसे हॉट करें आप। मैं समर की बात नहीं कर रही हूँ, विंटर में कह रही हूँ। आप पहले से हॉट करें, हॉट करके फिर आप रूट्स में लगाएं। इट्स वेरी गुड। बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपके ऑयल में वो प्रोडक्ट हैं। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि जिन पहले ही गर्म होते हैं, आपने देखा होगा तासीर गर्म होती है कुछ प्रोडक्ट्स की, तो उस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। आजकल ये बहुत अच्छा चल रहा है कि आप ऑयल का वो प्याज का पानी, अनियन वाटर, वो आप जी वो आप सरसों के तेल में नॉर्मल, जो अपने घर में ऑयल नहीं बना सकते हैं दूसरे जड़ी बूटियों का, जिनको नहीं आता है, तो वो सरसों के तेल में प्याज का खालिस पानी थोड़ा सा मिक्स करके वो भी हफ्ते में 2 बार लगाएंगे तो बेहतर है। क्या बात है, जबरदस्त। बहुत ही खूबसूरत सी बातें चल रही हैं, लेकिन पता ही नहीं चला हमें बातें करते करते कि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल अपने एंड तक पहुंच गया है। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग डेली जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, इसी तरह से शो को देखते हैं। जिंदगी रही इंशाल्लाह। कल दोबारा मेरी और आपकी मुलाकात होने वाली है, कुछ नए चेहरों के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को खास दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।